हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद जीनियस में आप सभी का स्वागत। साथियों, हम क्लास 12th में जो है केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, उसमें फर्स्ट यूनिट हमारी चल रही थी। उसमें मैंने सांद्रता, विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने की कुछ विधियां बताई थी। जैसे क्या क्या बताई थी? मैंने बताई थी द्रव्यमान का वर्सेस द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का वर्सेस आयतन, आयतन का वर्सेस जो है द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान का आयतन के रिस्पेक्ट में द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, मोलरता, मोललता, ये चीजें हो चुकी थी। हमारी 5 हो चुकी थी। मैंने 7 उस दिन जो है आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताई थी। तो आप सभी से मैं उम्मीद करता हूं साथियों कि अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया आप लोगों को क्लियर समझ में आया। यदि आपने अभी तक हमारी क्लास नहीं देखी है और आज आप हमारे चैनल पे पहली बार आए नए हैं, तो प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट में जा करके हमारी क्लासेस देख लीजिएगा। अच्छे से समझ में आए तो आप जो है अपने दोस्तों को भी ये शेयर कीजिए, क्योंकि साथियों आपके क्लास देखने नहीं देखने से हम लोगों को जो है मोटिवेशंस मिलता है और उस मोटिवेशंस के माध्यम से हम आप लोगों को अच्छे से पढ़ा पाते हैं। तो साथियों, दो जो सांद्रता के प्रदर्शित करने के 2 पद रह गए थे, उन 2 पद पे जो है आप आज हम चर्चा करते हैं। तो उसमें से एक पद है साथियों मोल प्रभाज। अब हम मोल प्रभाज की बात कर रहे हैं साथियों। तो मोल प्रभाज हमारा क्या होता है, इस पर बात करेंगे। ध्यान देखिए साथियों, हमारा 6th वाला है। 6th है हमारे टर्म्स मोल प्रभाज। साथ साथ ध्यान रखिएगा कि इस मोल प्रभाज को जो है एनसीईआरटी क्या कहता है? एनसीईआरटी मोल अंश भी कहता है। क्या है कहता है? ध्यान रखिएगा, मोल अंश। तो इस मोल प्रभाज या मोल अंश की हम बात करते हैं साथियों। तो इसे किस तरह से? मैंने कहा था कि एक बार जो है हमने कुछ मोलों की संख्या ली थी और उन मोलों की संख्या को आयतन के और जो है द्रव्यमान के साथ लिया था, जिससे हमने मोलरता और मोललता जैसी टर्म्स को क्रिएट किया था। इसी तरह से क्या होता साथियों, जब मोल को मोल के साथ लेते हैं हम, ऐसी टर्म्स हमारी क्या मोल प्रभाज मोल अंश कहलाती। मान लेता हूं मैं कि मैंने यहां पर विलय के मोलों की संख्या ले ली, है ना। विलय के मोलों की संख्या अगर मैं ले लेता हूं विथ रिस्पेक्ट टू सभी कुल मोलों की संख्या, अगर मैं मोलों की संख्या को कुल मोलों की संख्या के साथ अगर लेता हूं, इस तरह की मेरे टर्म्स इंट्रोड्यूस होती है, हम उसे कहते हैं मोल प्रभाज। एनसीईआरटी से क्या कहता है? इसे एनसीईआरटी मोल अंश कहती है ना। तो क्या कहेंगे साथियों कि विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या का जो अनुपात होता है, हम उसे क्या कहते हैं? मोल प्रभाज कहते हैं, है ना। क्या आ गया? उसे हम क्या कहेंगे? मोल प्रभाज कहेंगे। ठीक है। तो मैं डेफिनेशंस जो है आप लोगों को लिखते हैं। हम डेफिनेशंस किस तरह से लिखेंगे? हम लिखेंगे किसी विलयन में किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम क्या कहेंगे? मोल प्रभाज कहते हैं। मोल प्रभाज या हम क्या कहेंगे? मोल अंश कहते हैं, है ना। यहां से आप लोगों को क्लियर हो गया कि किसी
एक घटक विथ रिस्पेक्ट टू टोटल, मतलब मैंने क्या करा, किसी एक चीज को लिया, उसके साथ ही टोटल का मैं अगर वेट करता हूं तो क्या होता है, मोल प्रभाज्य कहलाता है। ठीक, अब यहां से आप लोगों को जो है इसका फॉर्मूला क्रिएट करेंगे, साथ साथ एक ऑब्जेक्टिव जो है आप लोगों को आ सकता है, इस तरह से एक ऑब्जेक्टिव्स की हम बात करेंगे, है ना। तो मान लेता हूं, मैं मान लेता हूं साथियों, माना कि किसी विलियन में एक घटक, कौन सा, हमारा विलायक ए, तथा दूसरा घटक क्या हो जाएगा, दूसरा घटक विलेय बी है। हाँ, एक घटक, दो घटक मान लिए मैंने, है ना, तथा इनके मोलों की संख्या क्रमशः क्या होगी। साथियों वो डेफिनेशंस के बाद ऊपर जो फार्मूला लिखा है, या मैं यहाँ लिख रहा हूँ, उस फार्मूले को जो है आप लोग लिख लेना। क्रमशः क्या है, इसे इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, एन ए एन बी। अब मैंने क्रमशः लिख दिया, मतलब पहले वाले का पहला होगा, दूसरे वाले का दूसरा होगा, हो तब चूंकि मोल प्रभाज्य बराबर क्या होता है साथियों, मोल प्रभाज्य बराबर क्या होता है, एक घटक के मोलों की संख्या, ठीक, डिवाइडेड बाय कुल मोलों की संख्या। जब इस तरह से हम डिवाइडेशंस करते हैं तो आपको पता है, अगर मैं मोल प्रभाज्य को जो साथियों एक्स से डिनोटेट करते हैं, अगर मैं विलायक के मोलों की, तो क्या लिखेंगे, विलायक का, यहां पर लिख लेना मोल प्रभाज्य। अगर हम विलायक के मोल प्रभाज्य की बात कर रहे हैं तो यहां पर विलायक के मोल घटक प्लस टोटल मोल, कितने मोलों की संख्या एन ए प्लस एन बी। तो यहां से जो है क्या आ जाएगा हमारा, एक्स ए इज इक्वल टू एन ए अपन एन ए प्लस एन बी। ठीक, यहाँ से ये जो है हमारे एक फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हैं, फर्स्ट फार्मूला होते हैं। इसी तरह से हम अगर पूरा डिक्टेशंस नहीं लिखते हैं और इस तरह से देखते हैं तो हम क्या लिखेंगे, विलेय का मोल प्रभाज्य एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा, एन बी अपन एन ए प्लस एन बी। ये टोटल मोल प्रभाज्य। मैंने दोनों के मोल प्रभाज्यों का जो है फार्मूला किस तरह से आता है वो आप लोगों को दर्शा दिया है। चूंकि देखिए, अगर मैं, है ना, अगर मैं क्या करता हूं, एक नोट लिख लीजिएगा, और ये नोट जो है साथियों ये वेरी वेरी आईएमपी है, क्योंकि इस तरह के नोट्स जो है एग्जाम्स में आ सकते हैं, तो इस पर स्टार भी लगा लीजिएगा, एन ओ टी नोट, है ना। अब नोट क्या है, नोट यह है साथियों कि किसी भी विलय में विलायक और विलय के मोल प्रभाज्यों का जो योग होता है सदैव एक होता है ना। तो हम क्या लिखेंगे, विलियन में उपस्थित दोनों घटकों के मोल प्रभाज्य का
कुल योग सदैव एक या में न्यूमेरिकल भी एक होता है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या होगा, हमेशा 1 होगा। ठीक है, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू हमेशा और हर एक स्थिति में क्या होगा, 1 होगा। अगर आप नहीं जानते हो तो मैं उस समीकरण में मान रखता हूं, तो किस तरह से एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। जब नीचे सेम है तो किस तरह से हो जाएगा, ऊपर भी जुड़ जाएंगे, तो ऊपर क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी गुणनखंड विधि से ये भी क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी। जब ऊपर से नीचे सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगी और कितना बचेगा, ए। अर्थात मैंने जो कथन लिखाया है वो प्रूफ होता है या नहीं, सत्य है या नहीं, तो हम क्या कहेंगे, वो बिल्कुल ही सत्य है। ठीक है, अब चलते हैं साथियों हमारे अगले पार्ट्स पर, और अगली जो डेफिनेशंस है हमारी, वो डेफिनेशन है हमारी क्या है, 7th है, और 7th ही लास्ट है। लास्ट हमारी क्या है, पीपीएम। अब ये जो पीपीएम होता है हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन। अगर हम इसे हिंदी में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, हमें लिखेंगे पार्ट्स पर मिलियन। ठीक, पार्ट्स पर मिलियन, इस तरह से जो है हम डिनोटेट कर देंगे। अब जब हम इसकी डेफिनेशंस की बात करते हैं कि डेफिनेशन क्या आएगी, तो क्या होता साथियों, मैंने बताया था कि कोई एक घटक जो कि बहुत कम मात्रा में है, मान लेता हूँ विलेय बहुत ही कम मात्रा में और विलायक बहुत ही अत्यधिक मात्रा में है ना, तो ऐसी स्थिति में उनका जो द्रव्यमान होता है वो मिलियन या लाखों में हो, या विलियन बहुत ज़्यादा है या विलायक बहुत ज़्यादा, विलेय बहुत कम है, ऐसी अवस्था में हम उसे पीपीएम जैसी रूप में उसकी सांद्रता को व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा साथियों, किसी एक घटक का वह भाग जो विलियन में 10 लाख, और 10 लाख को ही हम क्या कहते हैं, 1 मिलियन। कितने को कहते हैं, 1 मिलियन, हमेशा आप ध्यान रखिएगा, 10 लाख अर्थात 1 मिलियन में उपस्थित हो, है ना, तो ऐसी सांद्रता को हम किस में व्यक्त करते हैं, पीपीएम में व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा, या ऐसे भी बोल सकते हो आप, जब विलेय की मात्रा अत्यंत सूक्ष्म हो, क्या हो, अत्यंत सूक्ष्म हो, ऐसी स्थिति में जो है उसे हम पार्ट्स पर मिलियन में जो है व्यक्त करते हैं। तो लिखिएगा, किसी घटक का वह भाग जो विलियन में, जो विलियन के 10 लाख या 1 मिलियन, है ना, या अत्यंत सूक्ष्म, है ना, अत्यंत सूक्ष्म में उपस्थित हो, अत्यंत सूक्ष्म में उपस्थित हो, ऐसे में विलियन की क्या है, सांद्रता को पीपीएम में क्या है, व्यक्त करते हैं। इसमें करते हैं, पीपीएम में व्यक्त करते हैं। तो हम फार्मूला क्या बनेगा साथियों, फार्मूला बनेगा पीपीएम इज इक्वल टू विलेय का
द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 10⁶। हेलो, ठीक है, ओके। इस स्थिति में ये फार्मूला बनता है। अगर इसको न्यूमेरिकली बनाया जाए तो न्यूमेरिकल क्या होगा, ppm इजुकल टू विलय का वेट WB अपॉन WA प्लस WB इंटू 10⁶। हम हर बार नहीं लिखेंगे कि क्या है, क्या दे रखा, यहाँ से ये फार्मूला। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यह द्रव्यमान में ही चले। अगर आप इस फॉर्मूले को द्रव्यमान की जगह क्या लिख सकते हैं, हम द्रव्यमान की जगह द्रव्यमान में भी लिख सकते हैं या आयतन। तो ध्यान रखिएगा, दोनों टर्म्स में ध्यान रखना कि जब आयतन की बात हो तो आयतन में, जब द्रव्यमान की बात हो तो द्रव्यमान में। यहाँ से जो है कंप्लीट होता है आज हमारा जो है एक पार्ट्स कंप्लीट हो गया कि सांद्रता को व्यक्त करने के लिए जो है किन किन टर्म्स का जो है उपयोग किया जाता है। अब यहाँ से एक IMP क्वेश्चंस बताना चाहती हूँ। जो क्वेश्चंस हमारा ये कि मोलरता और मोललता में अंतर लिखिए। क्या लिखेंगे हम, मोलरता और मोललता में जो है हमें अंतर लिखना है। तो उस अंतर को जो है हम लिखते हैं, सबसे पहले तो मोलरता मैंने बताया था, जिसमें र है उसमें ल लाना अर्थात लीटर में, और जिसमें ऑलरेडी ल, जिसमें ठीक है, ये हो गया हमारा मोलरता। अब जब हम मोलरता की बात करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, मोलरता में। देखिए, जब हमने मोलरता और मोललता को पढ़ा था तो हमने क्या करा था, मोलरता मैंने कहा था जिसमें रहे अर्थात लीटर की बात आएगी, और लीटर की बात आएगी तो क्या कहेंगे हम, प्रति लीटर आयतन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, मोलरता। जब मोललता की बात आएगी तो हम क्या कहेंगे, केजी की बात करेंगे। और इसमें ध्यान रखना, इसमें हमेशा विलायक के रिस्पेक्ट में आएंगे। किसके रिस्पेक्ट में आएंगे, विलायक के रिस्पेक्ट। तो हम क्या कहेंगे कि प्रति 1 kg या 1000 ग्राम में घुले विलय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। फर्स्ट तो हमारा यही हो गया, तो हम इसमें लिख लेंगे क्या होगा, प्रति लीटर आयतन में घुले विलय के मोलों की संख्या। ठीक है, संख्या मोलरता कहलाती है। ठीक है, जब इसी तरह से हम मोलरता की बात करेंगे तो क्या कहेंगे हम, प्रति 1 kg या हिंदी में आप लिख देना 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में घुले विलय के मोलों की संख्या। अर्थात क्या हो गया, संख्या मोललता कहलाती है। तो हम क्या यहाँ से डिस्क्रिमिनेट हुआ कि मोलरता और मोललता में जो है हमें एक अंतर न हो। दोनों की डेफिनेशंस अब ध्यान रखिएगा साथियों। हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ का आयतन घट या बढ़ जाता है वो ताप के कारण होता है, उसके वजन में किसी भी प्रकार का जो है प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जब हम इसे गर्म करेंगे तो आयतन कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन वजन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं इस पर जो है ताप का प्रभाव पड़ता है, इस पर ताप का प्रभाव पड़ता है। क्योंकि ये भी लिख लीजिएगा आप लोगों को फ्यूचर के लिए
या अभी किसी प्रकार से अगर कोई प्रश्न कर लेता है तो हम बता सके, क्योंकि ताप आयतन को प्रभावित करता है। ठीक, जब हम इसी तरह से मोललता की बात करेंगे तो इस पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, इस पर किसी प्रकार से कोई भी ताप का जो है प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। फिर से जो है, ठीक है, अब जब बात करते हैं, फिर से दो पॉइंट हो गए थे, हमारा तीसरा पॉइंट जो है यहाँ पर है। तो इसमें क्या है साथियों, इसमें आयतन को प्राथमिकता दी है या नहीं, तो इसमें आयतन को प्राथमिकता दी जाती है। और इसमें किसको प्राथमिकता दी जाती है, इसमें भार को, इसमें भार को, या कोष्टक में लिख लेना द्रव्यमान को, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन जो है क्रिएट ना हो। द्रव्यमान को प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, इसमें किसको प्राथमिकता दी जाती है, आयतन को दी जाती है, इसमें जो है इसको दी। फोर्थ है, इसे जब हम बात करते हैं मोलरता की, तो ध्यान रखिएगा जिसमें किसी भी वर्ड की अगर पुनरावृत्ति न हो उसे कैपिटल एम से प्रदर्शित, इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। जब इसकी बात होती है तो इसे किसे करते हैं, इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। सुनिए, द्रव्यमान का सिंबल क्या होता है साथियों, द्रव्यमान का जो है कैपिटल एम होता है या नहीं। जब हम विमी सूत्र पढ़ते हैं, क्लास 11th में आप लोगों ने विमी सूत्र पढ़े थे, तो उस समय देखा था द्रव्यमान का जो है कैपिटल एम होता है। जब मोलरता में कैपिटल एम है तो यहाँ तो कहीं होना ही नहीं, तो वो किस में होगा, मोलरता में, मतलब मोलरता में। इस तरह की ट्रिक्स के माध्यम से भी हम कर सकते हैं। अब फिफ्थ जो लास्ट लिखेंगे, अगर ये 5 नंबर में सवाल आता है तो हम 5 जो है उसके नंबर्स ऑफ डिवाइड कर सकते हैं, नंबर बना सकते हैं 5 जो है डिफरेंस इन दोनों के बीच में। अब अगर हम लास्ट की बात करते हैं, तो जब मैंने आप लोगों को मोलरता पढ़ाई थी, जब इसकी इकाई पढ़ाई थी, है ना, मोलरता की इकाई, जब मोलरता की इकाई की बात करते हैं तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर आपने वहाँ भी नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूँ क्या होता है। ऊपर तो हम मोल लेते हैं, फिर से मेरी कही बात ध्यान रखना, इसमें र नहीं है तो अर्थात नीचे क्या आएगा, लीटर, मोल पर लीटर। किसका होता है, मोल पर लीटर। मोल पर लीटर किसकी है, ये मोलरता की इकाई है। इसी तरह से मैं अगर बात करता हूं आपसे फिफ्थ, इसी का भी मोललता की इकाई। जब हम मोललता की इकाई की बात करते हैं तो स्मॉल एम बराबर क्या है, लीटर। अगर वहां चला गया तो यहां पर क्या बचा है, मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो क्या बचा है यहाँ पर, मोल प्रति किलोग्राम। तो यहाँ से साथियों मोलरता में डिफरेंस सांद्रता की जितनी भी हमारी इकाइयाँ थी सभी यहाँ से कंप्लीट हो जाती है। ठीक, अब जो है अगला सेशन जब भी होगा उसमें हम हेनरी के नियम को, हेनरी के नियम की सीमाओं को, राउल्ट्स का नियम, है ना, वाष्पदाब, ऐसी तरह की चीज़ें को जो है कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी साथियों। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि थैंक यू फॉर वाचिंग, है ना, प्लीज़ लाइक्स ज़रूर करें, है ना।
और हमें मोटिवेशन करें, अपने दोस्तों के बीच में जो है इस क्लास को सेंड करें और अपने दोस्तों से जो है हमारा फीडबैक लें। या इस तरह से के अलावा आप लोगों को अगर PDF माध्यम में पढ़ना है तो वो भी हम पढ़ा सकते हैं। थैंक यू साथियों।